Good morning to all of you. So, we are going to start our topic, that is culpable homicide and murder. So, before starting our topic, there are two elements which need to be understood before understanding the concept of culpable homicide and murder. And that is what is actus reus and mens rea. So, what is actus reus and mens rea? Actus reus is the physical act that is prohibited by law. जब भी कोई एक्ट होता है, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो उसका एक एक्टस रियस होता है. उस एक्टस रियस को हम जो है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है. जैसे कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड. मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड में जो एक्टस रियस है वो डेथ है. ये जो एक्टस रियस होता है दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट. जब भी कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्टस रियस. मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड में एक्टस रियस इज डेथ. और मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया जो है वो है मेंटल स्टेट ऑफ माइंड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड लॉ ने प्रोहिबिट कर रखी है, जैसे कि इंटेंशन और नॉलेज. इंटेंशन और नॉलेज जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है. मेंस रिया हम इसे बोलते हैं. मेंस रिया इज अ लूज टर्म जिसमें डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड आती हैं, जिसमें कि आती है कल्पेबल होमिसाइड, जिसमें कि आती है इंटेंशन और नॉलेज. कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए क्या मेंस रिया जरूरी है? दैट इज इंटेंशन और नॉलेज. इंटेंशन और नॉलेज दोनों जो है मेंस रिया कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए नेसेसरी हैं. जब तक कि एक्टस रियस और मेंस रिया किसी ऑफेंस में प्रूव नहीं हो जाता तब तक उस ऑफेंस को हम कंप्लीट नहीं मानेंगे. वो ऑफेंस कमिट नहीं किया जाएगा और उस ऑफेंस को हम क्रिमिनलिटी किसी पर्सन की उसके लिए डिसाइड नहीं कर सकते. जो एक्टस रियस है और मेंस रिया है वो हर ऑफेंस के लिए अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल मर्डर के लिए एक्टस रियस डेथ है, ठीक है. और किडनैपिंग के लिए क्या होगा एक्टस रियस? किडनैपिंग के लिए एक्टस रियस होगा जब टेकिंग अवे ऑफ अ पर्सन, तुम टेक अवे कर लेते हो किसी पर्सन को या उसको एंटाइज करते हो, यहाँ पे एक्टस रियस वो हुआ. और जैसे थेफ्ट में टेकिंग अवे ऑफ द प्रॉपर्टीज एक्टस रियस. तो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए जो एक्टस रियस है वो डिफरेंट होता है. सिमिलरली जो मेंस रिया है वो भी डिपेंड करता है हर ऑफेंस पे. जैसे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का मेंस रिया क्या हुआ, क्या स्टेट ऑफ माइंड उसमें होनी चाहिए? दैट इज इंटेंशन एंड नॉलेज. दैट इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 299 और 300 ऑफ आईपीसी की इसमें इंटेंशन और नॉलेज का प्रूव होना जरूरी है. अगर इंटेंशन और नॉलेज प्रूव नहीं होता मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में तो उस ऑफेंस को हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नहीं मान सकते. या तो वो फिर ग्रीवियस हर्ट होगा या फिर वो सिंपल हर्ट होगा. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस रिया और एक्टस रियस इन एनी ऑफेंस. लेकिन यहाँ पे एक चीज और जो नोट करनी है वो ये है कि जो मेंस रिया है वो उसके साथ और एक्टस रियस दोनों का साथ में होना जरूरी है. अगर सिर्फ एक्टस रियस है और मेंस रिया नहीं है तब भी ऑफेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा. दिस इज अ जनरल रूल. एक्सेप्शनली हो भी सकता है, जैसे किडनैपिंग है, किडनैपिंग में मेंस रिया का होना जरूरी नहीं है. लेकिन जनरल रूल यही है कि मैक्सिमम ऑफ ऑफेंसेस में जो आईपीसी में या किसी अदर लॉ में दिए गए हैं उसमें एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों का होना बहुत जरूरी है. जैसे 2 year old एक बॉय है, ही वॉज प्लेइंग विद अ पिस्टल. पिस्टल के साथ खेलते खेलते ही वो शूट हो जाता है उससे खेलते हुए. तो यहाँ पे जो उसने जब शूट किया तो यहाँ पे उसका मेंस रिया तो नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, वो इमेच्योर है, उसको नहीं पता उसके एक्ट से क्या होगा. तो यहाँ पे एक्टस रियस तो है क्योंकि डेथ तो कॉज होगी, लेकिन मेंस रिया यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे एक्टस रियस तो है, मेंस रिया नहीं है. तो यहाँ पे ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्टस रियस है और मेंस रिया है वो दोनों का होना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑफेंस को कंप्लीट होने के लिए. सो नाउ वी कम टू इंटेंशन एंड नॉलेज. कल्पेबल होमिसाइड को समझने से पहले ये जो कुछ टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए. एक्टस रियस जो मैंने अभी बताया, मेंस रिया एक्सप्लेन किया है. अब है इंटेंशन और नॉलेज. तो इंटेंशन और नॉलेज क्या है? इंटेंशन जो है एक मेंटल इन्वॉल्वमेंट है एक पर्सन की. जब भी कोई पर्सन कोई एक्ट करता है तो उसकी कितनी मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, वो कितनी सर्टेनिटी के साथ अपने एक्ट को करना चाहता है, वो कितना जो अपना उसका एक्ट है वो कितना उसने गारंटी के साथ, वो कितना श्योर है कि उसके उस एक्ट से जो रिजल्ट है उसको प्रोड्यूस करना चाहता है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. तो वो उसके एक्ट पे डिपेंड करता है. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसी का माइंड को रीड नहीं कर सकते कि उसकी इंटेंशन क्या है. तो किसी भी पर्सन की जो इंटेंशन है उसको सर्टेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना होगा? उसके एक्ट को देखना होगा कि उसने किस वे में एक्ट किया है. सेकेंडली हमें ये देखना होगा कि उसने
पर्सन की जिसकी डेथ कॉज हुई है उसके कौन से बॉडी पार्ट पे उसने जो है अटैक किया है, कितनी फोर्स के साथ किया है और कितने अटैक उसने किए हैं। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस है जिसको ध्यान में रखते हुए हम बोलेंगे कि इंटेंशन है या नहीं है। तो उसके बाद आता है नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है, इंटेंशन से लेसर डिग्री है नॉलेज की, ठीक है। तो नॉलेज में क्या है कि जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन इंटेंशन से कम, इंटेंशन की लेसर डिग्री को हम नॉलेज बोलते हैं। जैसे एक पर्सन है, हो सकता है उसकी इंटेंशन नहीं है, लेकिन बीइंग अ सेम पर्सन हर किसी को पता होता है, हर किसी को अपने एक्ट के बारे में पता है कि उसके एक्ट से क्या क्या सिचुएशन और क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। किसी भी मैच्योर आदमी को जब वो कोई एक्ट करता है उसको नॉलेज होती है अपने एक्ट की, उसके जो एक्ट है उस प्रोड्यूस होंगी, तो हम नॉलेज को इम्प्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन, कुछ लोग हैं जो रॉबरी करने के लिए एक घर में जाते हैं और घर में जाने से पहले वो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं घर को, ताकि टू फैसिलिटेट द रॉबरी। तो यहाँ पे एक पर्सन की डेथ हो जाती है उस फायर की वजह से। तो ऑल्दो उस पर्सन की जो कि रॉबरी करने गया है, उस इंसान को किसी की डेथ कॉज करने की उसकी इंटेंशन नहीं थी। उसकी इंटेंशन क्या थी, रॉबरी करने की। उस रॉबरी को करने के लिए उसने घर में आग लगा दी, तो उसकी वजह से किसी की डेथ होगी। तो यहाँ पे बीइंग अ सेम पर्सन जो रॉबरी करने गया, ऑर्डिनरी पर्सन को पता होगा कि आग लगाने की वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे उसको नॉलेज है, तो इस नॉलेज को हम उस पर इम्प्यूट करेंगे और इम्प्यूट करते हैं, तो यहाँ पे नॉलेज उसकी प्रूव हो जाएगी, चाहे उसकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन स्टिल नॉलेज तो थी। तो ये मेंस रिया है, इंटेंशन और नॉलेज विच आर नेसेसरी टू बी प्रूव्ड टू प्रूव द कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड, अब हम आते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे। व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल मींस लायबिलिटी एंड होमिसाइड मींस किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। जब कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन की अनलॉफुली डेथ कॉज कर देता है तो हम उसको बोलते हैं होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है लायबिलिटी फॉर किलिंग ऑफ अनदर पर्सन अनलॉफुली। So what is murder? Murder, we can say, is a part of culpable homicide. Culpable homicide has been divided into two parts: culpable homicide amounting to murder and culpable homicide which do not amount to murder. So जब culpable homicide के दो पार्ट हो गए, एक मर्डर हो गया और एक जो which does not amount to murder। तो यहाँ पे हमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि मर्डर को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कल्पेबल होमिसाइड को प्रूव करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि वो उसका पार्ट है। मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड का एक पार्ट है। तो मर्डर को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें 299 जो कि कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है उसको प्रूव करना पड़ेगा। 299 और 300 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वन बाय वन एग्जामिन करना पड़ेगा कि वेदर अ पर्टिकुलर ऑफेंस जब किसी की डेथ होती है वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट करेगा या फिर वो मर्डर अमाउंट करेगा। तो हमें 299 जो है वो डिफाइन करता है कल्पेबल होमिसाइड को, 300 टॉक्स अबाउट मर्डर। तो जब भी हमें डिफरेंशिएट करना है कि एक डेथ जब किसी पर्सन की हुई है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगी या मर्डर में फॉल करेगी, तो हमें 299 और 300 दोनों के इंग्रेडिएंट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा ये डिटरमिन करने के लिए वेदर द पर्टिकुलर एक्ट इज अ कल्पेबल होमिसाइड और वेदर इट इज अ मर्डर। क्योंकि मर्डर इज एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर इज पनिशेबल अंडर 302 of IPC with life imprisonment and death. On the other hand, the culpable homicide is punishable under 304 of IPC, which is punishable with life imprisonment or with the imprisonment of 10 years. तो पनिशमेंट में ही कितना डिफरेंस है। तो जब भी कोई एक्ट होता है तो पता होना चाहिए कि 302 के लिए अगर किसी पर्सन को चार्ज किया गया है वेदर दैट इज कल्पेबल होमिसाइड और वेदर इट इज मर्डर। सो दोनों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो उसके लिए हम वन बाय वन जो है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है 299 300 को एग्जामिन करेंगे ये देखने के लिए कि कल्पेबल होमिसाइड है या फिर ये मर्डर है जो कि पनिशेबल है अंडर 302 ऑफ IPC। कल्पेबल इसीलिए एक और बात है यहाँ पे कि जैसे जो कहते हैं कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। मतलब कल्पेबल होमिसाइड सारी मर्डर नहीं है लेकिन सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है। तो इससे ये भी है कि हमें सबसे पहले अगर मर्डर देखना है कि मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो फुलफिल हो गए हैं कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स, तभी हम मर्डर में जाएंगे देखने के लिए कि वेदर इट विल अमाउंट टू मर्डर और नॉट। सो जब भी एक चार्ज जब किसी के अगेंस्ट लगता है 302 का, तो हमें 3 स्टेजेस को एग्जामिन करना पड़ेगा
ये देखने के लिए कि कौन सा वेदर कल्पेबल होमिसाइड हुआ है या फिर मर्डर हुआ है। और वो 3 एलिमेंट हैं। फर्स्ट है इंटेंशन टू कॉज डेथ, सेकंड है इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, थर्ड है नॉलेज टू कॉज द डेथ। तो ये 3 है, स्टेप बाय स्टेप हम इनमें जाएंगे और उससे पता लगाएंगे कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या ये मर्डर है। अब हम एग्जामिन करते हैं 1 by 1 299 को और 300 को, और इनको कोरस्पॉन्डिंगली कंपेयर भी करना है। जैसे ही हम 299 के इंग्रेडिएंट्स को एग्जामिन करेंगे तो हमें उसको कोरस्पॉन्डिंगली 300 के साथ भी उसको कंपेयर करना है। जैसे जो 299 सेक्शन 299 क्लोज 1 है, हम उसको कंपेयर करेंगे 300 के क्लोज 1 के साथ। 299 के क्लोज 2 को हम कंपेयर करेंगे 300 के क्लोज 2 और क्लोज 3 के साथ। और 299 का जो क्लोज 3 है उसको हम कंपेयर करेंगे क्लोज 4 ऑफ सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। तो हमें इनको कोरस्पॉन्डिंगली हम इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है 299 का क्लोज 1 सेज दैट जब भी किसी पर्सन की डेथ कोज हुई है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, हेयर द इंटेंशन टू कोज डेथ हैज टू बी प्रूव्ड। अगर इंटेंशन प्रूव नहीं हुई है तो वो फर्स्ट क्लोज में फॉल नहीं करेगा। और इंटेंशन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंटेंशन के लिए हमें उसके एक्ट को देखना पड़ेगा, कौन सा वेपन यूज किया गया है, कौन से वाइटल पार्ट पे इंजरी की गई है, ये सब सिचुएशन जो सारी कंडीशंस जो हैं इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर इंटेंशन प्रूव हो गई है तो कल्पेबल होमिसाइड प्रूव हो गई है। तो कल्पेबल होमिसाइड के बाद हम फिर देखेंगे क्लोज 1 ऑफ 300। अगर 300 के क्लोज 1 जो है उसकी भी सेम वर्डिंग है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ होनी चाहिए। दैट मींस अगर इंटेंशन प्रूव हो गई है तो कल्पेबल होमिसाइड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मर्डर में, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट कुछ भी नहीं प्रूव करना है मर्डर को प्रूव करने के लिए अगर इंटेंशन प्रूव हो गई है, क्योंकि मर्डर इज अ पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। और जब कल्पेबल होमिसाइड ऑटोमेटिकली अमाउंट करेगी मर्डर, क्यों इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि मर्डर जो है वो स्पीसीज है किसकी, कल्पेबल होमिसाइड की। और कल्पेबल होमिसाइड और यहाँ पे दोनों का मेंसरिया इसीलिए सेम भी दिया गया है टू जस्टिफाई दैट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। तो जैसे ही अगर इंटेंशन प्रूव कर दी है तो इंटेंशन प्रूव करते ही जो कल्पेबल होमिसाइड है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मर्डर में। नो एक्स्ट्रा एलिमेंट नीड्स टू बी प्रूव्ड। अब हम आते हैं क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 299 विच सेज अगर डेथ कोज हुई है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग बॉडीली इंजरी, और जिसकी वजह से डेथ हो गई है, बॉडीली इंजरी यहाँ पे कोज की गई है, इंटेंशन प्रूव नहीं हुई है। फिर हम सेकंड क्लोज में आए हैं जो कि बोलता है कि डेथ कोज हुई है ड्यू टू सम बॉडीली इंजरी। अगर ये प्रूव होता है कि बॉडीली इंजरी की वजह से हुई है एंड दैट इंजरी वाज लाइकली टू कोज डेथ, उसकी वजह से डेथ कोज हो सकती है, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड प्रूव हो जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कि किसी इंजरी से डेथ कोज लाइकलीहुड कितना है डेथ कोज होने का? इसके लिए डॉक्टर का ओपिनियन होगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा जो कि उसमें वो अपना मेडिकल ओपिनियन देंगे और उसमें होगा कि ये इंजरी ऐसी थी जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, ऑर्डिनरी पर्सन की डेथ कोज हो सकती है। देयर वाज लाइकलीहुड ऑफ कोजिंग डेथ। अगर ये इंग्रेडिएंट्स प्रूव हो जाते हैं तो द एक्ट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। अब हमें देखना है कि बॉडीली इंजरी को मर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर अमाउंट करेगा। इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 300 का क्लोज 2 और 3। सबसे पहले क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 300 विच सेज कि अगर एक्यूज ने बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट की है विक्टिम पे और विक्टिम की कुछ पिक्यूलियर स्टेट ऑफ हेल्थ है, उसको कोई डिजीज है और उसको नॉलेज है एक्यूज को कि उसकी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ हेल्थ की, कि वो बीमार है या उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से कि उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ ऐसी है, और अगर वो उसको हिट करेगा या इंजरी करेगा उसके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर तो उसकी वजह से उसकी जो है डेथ कोज हो सकती है। तो यहाँ पे वो फॉल करेगा सेक्शन 300 क्लोज 2 में। और यहाँ पे उसको नॉलेज है उसकी पिक्यूलियर सिचुएशन की तभी वो फॉल करेगा। और सेकेंडली उसको ऑर्डिनरी पर्सन से, ऑर्डिनरी जो पर्सन है उसकी उस पर्टिकुलर इंजरी से डेथ नहीं होगी, सिर्फ उस पर्सन की जिसकी डेथ कोज हुई है उसकी सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से एक इंजरी दी गई है और उसकी डेथ कोज हो गई है। अगर ऑर्डिनरी पर्सन होता, फॉर एग्जाम्पल किसी का एनलार्ज स्प्लीन है और उसने उसके एब्डोमेन में हिट करा फोर्स के साथ एक, और वो इंसान जो है मर गया। ऑर्डिनरी पर्सन को एब्डोमेन में तुम अगर हिट करोगे तो हो सकता है उसकी डेथ ना हो, लेकिन क्योंकि उसको कोई डिजीज थी जिसकी वजह से वो फैटल प्रूव होती है इंजरी उस पर्सन के लिए, तो यहाँ पे मर्डर माना जाएगा, ये फॉल करेगा अंडर क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। अब हम एग्जामिन करेंगे क्लोज 3 ऑफ
section 300 which says if the bodily injury was sufficient to cause the death, तो ये मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी डॉक्टर को ओपिनियन लगेगा, डॉक्टर के ओपिनियन से ही हम इन्फर करेंगे वेदर दैट bodily injury was sufficient to cause the death of a person। सफिशिएंसी देखनी है, यहाँ पे लाइकलीहुड कितना था, कितनी प्रोबेबिलिटी थी डेथ होने की। अगर तो प्रोबेबिलिटी कम है तो कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर हाई है, सफिशिएंट है वो कोज करने के लिए किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की डेथ, तो यहाँ पे जो मर्डर में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारे ये जो इंग्रेडिएंट्स है हमें वन बाय वन करके एग्जामिन करते हैं। अगर यहाँ पे लाइकलीहुड कम है, प्रोबेबिलिटी कम है डेथ होने की, तो दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है डेथ होने की तो इट विल अमाउंट टू मर्डर। अब हम आते हैं क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 299 विच सेज कि डेथ कोज की गई है विद द नॉलेज कि उसकी डेथ हो सकती है। यहाँ पे नॉलेज है पर्सन को कि उसके एक्ट की वजह से डेथ इज लाइकली टू बी रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर उसकी नॉलेज ऐसी है, एक ऑर्डिनरी पर्सन को, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि नॉलेज को हम कैसे इन्फर करते हैं, क्योंकि एक सेम पर्सन को, एक मेच्योर इंसान को पता होता है कि उसके एक्ट की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो नॉलेज है पर्सन की वो उस पर इम्प्यूट की जाती है, और उसने अगर एक्ट इस वे में किया है, वो सेन है, मैच्योर है, और उसको पता है कि उसके एक्ट से ये जो है रिजल्ट निकल सकते हैं, तो वो लाइबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। फॉर एग्जाम्पल रैश ड्राइविंग, अगर कोई भी पर्सन रैश ड्राइविंग कर रहा है तो ऑल्दो उसकी इंटेंशन नहीं है, ऑल्दो उसकी जो इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने की नहीं है, स्टिल वो लाइबल होगा अगर बाय एक्सीडेंट या किसी और वे में किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, क्योंकि हम नॉलेज इंप्यूट करते हैं एक सेम पर्सन पे कि उसको अपने एक्ट की नॉलेज होगी कि उसके एक्ट से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। इतना अमाउंट करेगा कल्पेबल होमिसाइड। अब हमें इसे मर्डर में कन्वर्ट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, एंड दैट इज जो एक्ट है वो इमिनेंटली डेंजरस होना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए डेथ कोज करने की। यहाँ पे भी हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है डेथ की, अगर ज्यादा है तो मर्डर है, कम है तो कल्पेबल होमिसाइड है। इफ द प्रोबेबिलिटी इज लाइकली टू कोज डेथ इन ऑल प्रोबेबिलिटीज तो इट विल अमाउंट टू मर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रैश ड्राइविंग जो है वो एक क्राउडेड प्लेस पे कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एक्सीडेंट होने की, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसी की डेथ कोज होने की, तो यहाँ पे ये क्लोज 4 of 300 में फॉल करेगा एंड इट विल अमाउंट टू मर्डर नॉट कल्पेबल होमिसाइड। जैसे फायरिंग, कोई क्राउडेड प्लेस पे हवा में फायरिंग कर रहा है, तो वहां पे क्राउडेड प्लेस पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है पर्सन जो है ही विल बी लायबल फॉर मर्डर नॉट कल्पेबल होमिसाइड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। अभी लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहां पे मर्डर के बाद भी पर्सन इज लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, और वो सिचुएशन कहाँ पे है जो कि 5 एक्सेप्शंस में दी गई हैं सेक्शन 300 में। 300 की 5 एक्सेप्शन है जहां पे कि मर्डर प्रूव होने के बाद भी अगर ये जो 5 एक्सेप्शंस है ये प्रूव हो जाती हैं, तो उस केस में पर्सन लायबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो फर्स्ट एक्सेप्शन ब्रीफली मैं आपको 1 by 1 5 एक्सेप्शन बता देती हूँ जिसमें कि कल्पेबल होमिसाइड ही के लिए ही पर्सन को लायबल किया जाएगा। सो फर्स्ट है डेथ कोज की गई है अंडर द स्टेट ऑफ सडन प्रोवोकेशन, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन वॉज देयर, और उस सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में ही डेथ कोज की गई है, तो पर्सन विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन ये कोई हर प्रोवोकेशन में हम डिफेंस नहीं दे सकते अक्यूज को, प्रोवोकेशन शुड बी ग्रेव एंड सडन। ये सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगी कितनी ग्रेव प्रोवोकेशन दी गई थी, कितनी सडन थी प्रोवोकेशन, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम बताएंगे कि वेदर द डिफेंस टू द अक्यूज्ड इज अवेलेबल और नॉट। अगर तो डिफेंस उसको अवेलेबल है तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही उसको लायबल किया जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन इज एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जो प्राइवेट डिफेंस होता है, एक पर्सन को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस दिया गया है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट एन एग्रेशन। सो जब एक पर्सन को राइट दिया गया है तो उसको एक वो लिमिटेड राइट है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो उसके लिए उसको हर सिचुएशन में अपने डेंजर के हिसाब से उसको जो है एक्ट करना होता है। अगर वो एक्ट करता है, एक्सीड करता है अपना राइट टू प्रोवाइड प्राइवेट डिफेंस, तो पर्सन विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वैसे अगर प्राइवेट डिफेंस में हम किसी की डेथ भी कोज कर सकते हैं एंड पर्सन की एब्सोल्यूट उसको जो है डिफेंस मिलेगा अंडर सेक्शन 96 ऑफ द आईपीसी।
और अगर उसने अपने राइट को एक्सीड कर दिया है, उसने अपने राइट को एक्सीड कर दिया है, तो उस केस में वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। ऑल्दो ही इज नॉट लायबल फॉर मर्डर, उसकी लाइबिलिटी को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर जो है चोरी करने के लिए घर में जाता है, उसके पास कोई भी वेपन नहीं है, वो किसी को भी डेंजर नहीं है, वो किसी को बिना किसी की वो डेथ कोज करना चाहता है, स्टिल जो ओनर होता है वो हाउस का, वो उसको शूट कर देता है और वो मर जाता है। तो यहाँ पे उसको अपना प्रोटेक्ट करने का थीफ से अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को, खुद को राइट था, लेकिन यहाँ पे उसको इतना डेंजर नहीं था कि उसकी जान जाए, तो और उसने अपने राइट को, जबकि वो उसको पकड़ सकता था, पुलिस को हैंड ओवर कर सकता था, लेकिन उसने उसको डायरेक्टली शूट कर दिया, तो यहाँ पे उसने अपना प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया है। तो यहाँ पे ही विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। थर्ड एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, जो कि पब्लिक सर्वेंट्स है, जो कि लॉफुल अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया और किसी पर्सन की डेथ को कॉज कर दिया है, वहां पे भी इट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। जैसे एक थीफ था, उसने चोरी की, पुलिस ने उसको पकड़ लिया एंड ही ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। वो पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ही एस्केप्स। तो जैसे ही वो थोड़ी दूर भागता है, तो पुलिस वाला उसको पकड़ने की बजाय उस पर शूट करता है, और वो पर्सन की जो थीफ होता है उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो पर्सन है, वो उसकी लेग पे भी उसको शूट कर सकता था, वो उसको अदर वे में भी पकड़ सकता था, वो ट्राई कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया है। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को डिफेंस नहीं मिलेगा, कंप्लीट डिफेंस नहीं मिलेगा। पुलिस ऑफिसर विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो दिस इज द थर्ड एक्सेप्शन ऑफ मर्डर वेयर अ पर्सन could be liable for culpable homicide not amounting to murder. Now the fourth exception says that if the death is caused in the sudden fight in the heat of passion, दो पार्टीज के बीच में सडन फाइट होती है, प्री प्लानिंग नहीं है किसी की डेथ कोज करने की, और हीट ऑफ पैशन में एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी की उस फाइट में डेथ कोज हो जाती है, तो यहाँ पे जिस पार्टी ने डेथ कोज की है उसको भी डिफेंस मिलेगा कल्पेबल होमिसाइड का। दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो दिस वॉज द फोर्थ एक्सेप्शन। नाउ द फिफ्थ एक्सेप्शन इज इफ द डेथ वॉज कोज्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पर्सन। जिस पर्सन की डेथ कोज हुई है उसने खुद ही अपनी डेथ कोज करने के लिए कंसेंट दिया था। दैट पर्सन शुड बी अबव 18 ईयर ऑफ एज और 18 ईयर ऑफ एज, 18 साल का होना चाहिए या 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, जिसने कि अपना डेथ कोज करने के लिए अपना कंसेंट दिया है। टेक एन एग्जाम्पल, देयर वाज अ बॉय ऑफ 18 ईयर जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था अपनी सक्सेसिव फेलियर्स को लेके एग्जाम्स में। तो अपनी वाइफ को बोलता है कि वो जो है सुसाइड करना चाहता है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि खुद को पॉइजन लेने से पहले वो उसकी वाइफ उसे बोलते मुझे पॉइजन दो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे नहीं, मतलब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो जो बॉय होता है वो खुद भी पॉइजन ले लेता है और अपनी वाइफ को भी पॉइजन दे देता है। वहां पे वाइफ जो है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन दैट बॉय सर्वाइव्स। तो यहाँ पे पर्सन को, जिसने कि वो लेडी जो थी उसने खुद कंसेंट दिया था अपनी डेथ कोज करने का, तो यहाँ पे जो वो बॉय है ही विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट फॉर मर्डर। सो दिस इज ऑल अबाउट कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। थैंक यू।